हेलो स्टूडेंट, आई एम अंकिता साहू, योर टीचर। तो आप लोग का अरस्तु टॉपिक चल रहा था। तो अरस्तु के बारे में आप लोग को बताया हुआ था थोड़ा सा मैंने, जो लास्ट वीडियो भेजी थी उसमें। तो अभी अरस्तु का भी जो आप लोग को पढ़ने को मिलेगा, इनका भी जो क्षेत्र है वो बहुत विस्तृत है। तो बहुत सारी चीज़ें आप लोग को अरस्तु की पढ़ने को मिलेंगी। अभी जैसे प्लेटो का आप पढ़ रहे थे, तो वैसे ही अरस्तु का भी पढ़ेंगे। अरस्तु जो है वो प्लेटो के शिष्य थे। तो अभी आप लोग को जो लास्ट वीडियो भेजी थी अरस्तु के बारे में, पहले मैं उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगी, देन फिर हम अरस्तु के बारे में आगे देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें अरस्तु ने बताई हुई थी। तो चलिए देखते हैं, जो लास्ट वीडियो भेजी थी उसको थोड़ा सा रिमाइंड कराती हूँ। तो यहाँ पे अरस्तु के टाइम पे जो है एक नए विश्व की दर्शन की सृष्टि देखने को मिलती है। और ये जो है इनका जो विस्तार है वो बहुत गहराई से बताया गया है। विश्व दर्शन जो है इनका अरस्तु का, वो बहुत गहराई से और विस्तार से बताया गया है। और इसके 2000 साल बाद कांट और हीगल ने भी ऐसे पूर्ण दर्शन दिया हुआ है, जो कि बहुत सफलता उनको प्राप्त हुई। किसको? हीगल और कांट को। लेकिन ये जो है अरस्तु के 2000 साल बाद आए थे। तो अरस्तु जो है अरस्तु इसलिए भी प्रसिद्ध हुए क्योंकि उन्होंने मैसिडोनिया के प्रसिद्ध सम्राट सिकंदर महान को पढ़ाया था। तो जो है सम्राट जो सिकंदर हैं, उनका आप लोग को पता ही होगा कि कौन थे। तो इसलिए भी वो प्रसिद्ध हैं अरस्तु, क्योंकि वो महान सम्राट सिकंदर जो है अरस्तु उनके गुरु थे, सिकंदर के गुरु थे। यहाँ हम अरस्तु के सौंदर्य तथा कला संबंधी विचारों से संबंधित हैं। उनका पूर्ण दर्शन इस पुस्तक की परिधि में नहीं समा सकता। तो इनका जो ज्ञान है अरस्तु का, उनका बहुत ज्ञान का भंडार बहुत विस्तृत है, जो एक पुस्तक की परिधि में, मतलब एक पुस्तक की पूरी जो उसमें कहानी है उसके अंदर नहीं समा सकता है वो। तो उसके बाद मैंने अरस्तु का सौंदर्य शास्त्र बताया था कि क्या है। तो जो बर्नार्ड बोशांके थे, उन्होंने अरस्तु को जो है बोला है कि उन्होंने सौंदर्य शास्त्र को कोई नई दिशा नहीं दी है, बल्कि जो उनके पूर्व विचारक थे, जो उन्होंने कला संबंधी चीज़ें कही हुई थी, उन्हीं को इन्होंने आगे बढ़ाया हुआ है। तो ये जो बर्नार्ड बोशांके ने अरस्तु के बारे में बताया था, ये चलो मान लिया जाए कि उन्होंने कोई दिशा नहीं दी है, लेकिन इससे भी जो है अरस्तु का महत्व तो कम नहीं होता है। अरस्तु ने अगर इसमें कोई नए सिद्धांत नहीं भी दिए हैं तो ये बात गलत नहीं है, लेकिन इनका महत्व तो इस बस सिद्धांत के कारण कम नहीं हो जाता है। तो अरस्तु जो है वो एक महान दार्शनिक माने जाते हैं। इन्होंने जो है जो पूर्वी धारणा थी, उन सबको एक नए सूत्र में बांधा और एक नई व्याख्या दी थी। तो इन्होंने अलग अलग ग्रंथ भी लिखे हुए हैं। इन्होंने सौंदर्य शास्त्र के ऊपर जो है कोई एक ग्रंथ नहीं लिखा हुआ, इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हुए हैं, जिसमें से सौंदर्य शास्त्र की जो विचार हैं वो देखने को मिलते हैं। तो इनके मैंने आप लोग को नाम बताए थे कि कौन कौन से ग्रंथ थे। तो इसमें काव्य शास्त्र था, अलंकार शास्त्र था, और जो है तत्व मीमांसा। तो ये सारी बुक्स हैं, ये सारी ग्रंथ हैं जो अरस्तु ने लिखी हुई थी। तो इसी के अंतर्गत जो है सौंदर्य शास्त्र देखने को, या उनके सौंदर्य शास्त्र संबंधी जो विचार हैं वो देखने को, सुनने को, पढ़ने को मिलती हैं। फिर इसके बाद अरस्तु ने जो है वो कला के बारे में बताया था। तो प्लेटो जो है, प्लेटो कला का उद्भव मानते हैं कि प्रोमीथियस नामक देवता से, जो प्राणी मात्र के लिए कल्याण के लिए अग्नि चुरा कर लाए थे। तो ये एक पौराणिक व्याख्या है। तो मैंने आप लोग को बोला था कि मैं जूम मीटिंग पे बताऊंगी, तो आपको ये समझा दूंगी मैं जूम मीटिंग जब होगी कि क्या है प्रीमियस देवता, क्या थे ये। तो अभी देखते हैं हम कि जैसे प्रोमीथियस देवता से इन्होंने प्लेटो ने माना था, तो वैसे ही इसके जस्ट विपरीत, इसके उल्टा जो है अरस्तु ने कला का उद्भव मनुष्य के दो हाथों से बताए हैं, कि कलाओं का निर्माण मनुष्य के हाथों द्वारा होता है, बल्कि प्लेटो ने जो है एक पौराणिक कथाओं को लेके बताया हुआ है। तो इस एक उदाहरण से प्लेटो और अरस्तु के विचार शैली के बीच का जो अंतर है वो स्पष्ट हो जाता है, कि प्लेटो और अरस्तु दोनों की शैलियाँ और दोनों के सोचने विचार जो शक्ति है उनमें अंतर था। अरस्तु की व्याख्या वैज्ञानिक होती थी, इसी प्रकार कला की व्याख्या भी अरस्तु ने स्पष्ट शब्दों में की है कि सृजनात्मकता ही कला है। अब देखिए अरस्तु की जो व्याख्या है वो कैसी होती थी, वैज्ञानिक दृष्टि पर होती थी। तो इन्होंने इसी प्रकार कला की भी व्याख्या की है वैज्ञानिक दृष्टि पे। तो इन्होंने एक शब्द में बताया हुआ है कि सृजनात्मकता ही कला है, मतलब क्रिएटिविटी ही हमारी आर्ट है।
इनकी व्याख्या ठोस तथ्यों पर आधारित है और मनोवैज्ञानिकता का पुष्ट लिए हुए है। तो जो अरस्तू ने अपनी व्याख्या दी है, जो अपने विचार मत प्रकट किए हुए हैं, वो खोखले नहीं हैं। उन्होंने पहले उस पर अपने जो है उस पर रिसर्च किया हुआ है, उसके बाद इन्होंने उसकी पुष्टि की हुई है। तो यही कह रहे हैं कि इनकी व्याख्या जो है वो ठोस तथ्यों पर आधारित है, मनोवैज्ञानिकता का पुष्ट लिए हुए है। पहले वो उस पर सोचते हैं, विचारते हैं, फिर उसके बाद व्याख्या देते हैं, तो इसीलिए उसको ठोस बताया गया है। तो अब देखते हैं अनुकरण का सिद्धांत। अब देखिए अनुकरण का सिद्धांत, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो हमने प्लेटो में पढ़ा था। तो प्लेटो के द्वारा जो अनुकरण का सिद्धांत दिया था, तो उसी के बारे में इन्होंने भी पुष्टि की है, अनुकरण का सिद्धांत। तो देखते हैं अरस्तु क्या कहते हैं अनुकरण के सिद्धांत में। मूल रूप से तो अरस्तु ने अपने पूर्व आचार्य सुकरात प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत को ही माना। तो देखिए मैंने बताया ना कि अनुकरण का सिद्धांत जो था वो सुकरात और प्लेटो ने दिया हुआ था। तो प्लेटो का मुख्य था अनुकरण का सिद्धांत। तो वैसे ही इन्होंने भी, जो इनके पूर्व आचार्य थे, जो इनके टीचर थे प्लेटो और सुकरात, तो उन्हीं से ये सिद्धांत को अरस्तु ने माना हुआ है, अनुकरण के सिद्धांत को। किंतु अरस्तु ने कला के अनुकरण सिद्धांत को एक नया रूप दिया हुआ है। देखिए सिद्धांत तो वही था, लेकिन इन्होंने अपने विचार से इसको एक नया रूप दिया हुआ है। किसको? अनुकरण के सिद्धांत को। अरस्तु ने काव्य शास्त्र को ही अनुकरण कहकर उसे एक स्वतंत्र भूमि दी और उसे विज्ञान के तथ्यों से भव्य माना है। तो जो इनका काव्य शास्त्र है, जो इनका ग्रंथ है अरस्तु का, उसी को ही अनुकरण कहा है और उसी से ही मानते हैं कि उसी पे ही विज्ञान के तथ्यों को उस पर बताया गया है, जो कि भव्य हैं। अरस्तु की अनुकरण की धारणा विस्तृत है। वह काव्य व सौंदर्य के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी अनुकरण का उल्लेख करते हैं। अब देखिए जो अनुकरण की धारणा है, जैसे आप लोग को प्लेटो के बारे में पढ़ाया था, तो वो बस कलाओं को अनुकरण मानते हैं, है ना। उसके बाद जो है जो अरस्तु है वो हर चीज़ में अनुकरण देखा हुआ है। तो इनका जो क्षेत्र है वो बहुत विस्तृत है, अनुकरण की जो धारणा है वो। और ये जो है काव्य व सौंदर्य के अतिरिक्त भी, जैसे प्लेटो ने काव्य और सौंदर्य को अनुकरण माना था, तो ये जो है इनके अतिरिक्त भी और भी अन्य क्षेत्रों में जो है अनुकरण की इन्होंने व्याख्या की हुई है अरस्तु ने। तो अब आगे देखते हैं कि क्या है इसमें। अरस्तु के अनुसार अनुकरण बाह्य प्राकृतिक का नहीं, मानव के अंतः प्राकृतिक का होता है। और अनुकरण का तथ्य का ही नहीं बल्कि संभावनाओं का भी होता है। अब देखिए ये जैसे प्लेटो ने माना था कि जो अनुकरण है वो जो हम सामने देखते हैं उसी को नकल करते हैं। तो अरस्तु मानते हैं अनुकरण बाह्य प्राकृतिक का ही नहीं, मतलब जो देखते हैं, जैसे फूल देख रहे हैं, फूल बना दिया, ऐसा प्लेटो ने बोला था कि कलाकार जो देखता है वही बनाता है। तो अरस्तु मानते हैं कि जरूरी नहीं कि जो हम बाह्य देख रहे हैं वही सही हो, उसकी अंतः प्राकृतिक भी होती है, वो मन से भी सोचता है, बुद्धि से भी सोचता है। और अनुकरण का तथ्य का ही नहीं संभावनाओं का भी होता है। तो जो सामने देख रहे हैं उसी का, ये नहीं कि बस अनुकरण हो गया, संभावनाओं का भी होता है, जो हम बुद्धि के द्वारा सोचते हैं, विचारते हैं, उसका भी अनुकरण किया जा सकता है। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि प्रत्येक कला और शिक्षा पद्धति का लक्ष्य अधूरे कामों को पूरा करना है जो प्राकृतिक से बचे रह गए हैं। अर्थात कला और शिक्षा दोनों प्रकृति के अधूरे कार्य को पूरा करते हैं। अब देखिए तो अरस्तु मानते हैं कि कला जो है वो सिर्फ अनुकरण नहीं है कि अनुकरण के कारण ही कला की जाती है। ये जो है जो प्रत्येक कलाएं हैं वो जो है शिक्षा की पद्धति को आगे बढ़ाती हैं। तो प्राकृतिक द्वारा अधूरा रह गया है वो जो है अनुकरण द्वारा हम पूरा करते हैं। कलाओं और शिक्षा से, दोनों से जो प्राकृतिक द्वारा अधूरे कार्य रह गए हैं तो उनको हम अनुकरण करके पूरा करते हैं, ऐसा अरस्तु ने विचार दिए हुए हैं। तो अरस्तु की जो अनुकरण की प्रवृत्ति मानव में स्वभावता ही है। अनुकरण से बच्चों को, बड़ों को, सभी को आनंद अनुभूति होती है, जो एक प्रकार से सार्वभौमिक है। तो देखिए ये मानते हैं कि ये जो है मानव में स्वभावता होती है, मानव के स्वभाव में ही होता है अनुकरण करना। तो जैसे आप कोई भी चीज़ देखते हैं या फिर जैसे कोई भी आपको लगता है कि हाँ ये करने से हमें खुशी मिलेगी, तो आप क्या करते हैं, उसकी नकल करते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए आपकी नृत्य कला में मान लीजिए, तो सामने जैसे आप कुछ देख के, कोई नृत्य देख के आप भी उसकी कॉपी करते हैं, तो आपको बहुत खुशी होती है कि हाँ मैंने भी इसके जैसा किया। तो ये क्या है, वो बच्चों को भी ऐसा आनंद मिलता है ना, बड़ों को भी आनंद मिलता है। मतलब ज़रूरी नहीं कि वो नृत्य कला हो, कोई भी चीज़ हो जिसको देख के कॉपी करके उसको आनंद की
अनुभूति होती है। तो ये एक सार्वभौमिक है, मतलब एक ये जो है मानव के अंदर स्वभावता है, यूनिवर्सल ही है कि ये अनुकरण करने से मानव को आनंद की अनुभूति होती है। तो वो बच्चे भी जो है कॉपी करते हैं और बड़े भी कॉपी करते हैं। तो ये जो है बताया गया है कि मानव की प्रवृत्ति ही है। अनुकृति से प्राप्त आनंद सहज है। दूसरे चित्र के रूप में अनुकृति देखने से दो प्रकार का आनंद मिलता है। एक तो बाह्य रूप की पहचान कि हाँ यह फूल है, यह बुद्धि की पहचान की प्रक्रिया होती है दूसरे दृश्य की। अब देखिए, ये जो अनुकृति से प्राप्त आनंद बताते हैं वो सहज होता है, मतलब बहुत ही सुलझा हुआ होता है। तो ये मानते हैं कि उसको दो तरह से देखा जा सकता है, अनुकृति उसकी दो प्रकार से देखने से की जा सकती है। इस प्रकार एक तो उससे आनंद, बाहरी आनंद लेते हैं कि हाँ भाई ये फूल देखा तो ये फूल है, तो हमें अच्छा लगा वो। तो और दूसरा जो है बुद्धि के द्वारा पहचान करते हैं कि हाँ ये फूल है, इसमें फूल देखने के साथ साथ इसके जो कलर्स हैं वो भी अच्छे हैं, इसकी जो खुशबू है वो भी अच्छी है। तो ये जो है वो आंतरिक आनंद है, मतलब वो हम मन से, बुद्धि से पता लगाते हैं, इंद्रियों द्वारा बस देख के पता लगाते हैं कि हाँ ये फूल है। तो जो अनुकृति द्वारा आनंद बताते हैं तो ये जो है उसको सहज बताते हैं अरस्तु। तो ये जो है दो प्रकार के बताते हैं, बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार के आनंद हो सकते हैं। तो अभी अरस्तु आपका और आगे बाकी है, तो वो आपको मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। अभी आपको जो इस वीडियो में कोई भी जितनी भी लाइंस पढ़ाई हैं इसमें अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो या फिर कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे मैसेज करें, या फिर हम जूम मीटिंग पर डिस्कस करेंगे अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी जो है समस्या है तो। थैंक यू।